नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और अब हम 2021 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, 2020 तक के पेपर हम करा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है। और देखना ही नहीं होता, उनको कट टू कट याद कर लेना है। तुमको ढंग से याद कर लेना है, क्योंकि वो रिपीट में आते हैं क्वेश्चन। और सारे नहीं आते, लेकिन कुछ एक इंसाइट जनरेट हमारी हो जाती है कि क्वेश्चन इस वाले फील्ड से उठाएंगे, इस वाले टॉपिक से उठेगा। बहुत सारी चीज़ें ये क्लियर कट हो जाती हैं। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें रिवीजन हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ों का ना। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको पता होने ही चाहिए। तो चलो, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो ये एक प्रकार से एल्बिडो है। एल्बिडो है ना, सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करना। एल्बिडो सबसे ज़्यादा किसका होता है? ताज़ा बर्फ़ का। किसका होता है? ताज़ा बर्फ़ का। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन वैसे कौन सी विटामिन का नाम है, बताइए। तो ये है आपका B2 का, है ना, विटामिन B2 का नाम है। अगर आप देखोगे बेरी तो ये B1 की कमी से होता है। और B1 का क्या नाम होता है साइंटिफिक? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। इसकर भी आपको मालूम है विटामिन C से होता है, तो उसका नाम तो ये होता नहीं है राइबोफ्लेविन। तो B2 का जो आंसर है वो है चेइलोसिस। क्या होता है? चेइलोसिस। तो जब चेइलोसिस रोग होता है तो इसमें क्या होता है कि तंत्रिका संबंधी बीमारियां, एनीमिया, हृदय रोग, ये सब इससे जुड़े होते हैं, है ना। और इसमें होठों के फटने की जो समस्या होती है ना, तो आप समझ लो कि B2 की कमी है आपके अंदर, जो होठ फटते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से ये 4 रोग दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मच्छर वाहित नहीं है? जो मच्छर वाहक नहीं है उसका, तो वो है निद्रा रोग का। चाहे डेंगू हो, फाइलेरियासिस हो, मलेरिया हो, इन सब के वाहक होते हैं मच्छर। लेकिन निद्रा रोग का जो वाहक होता है वो क्या होता है? सीसी मक्खी होता है। कौन सी मक्खी होती है? सीसी मक्खी। ठीक है। तो निद्रा रोग आपका सीसी मक्खी का द्वारा वाहक है। बाकी इसका जो कारक होता है वो प्रोटोजोआ होता है। कौन? प्रोटोजोआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाटुलिज्म। तो बाटुलिज्म क्या है? तो बाटुलिज्म आपका क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ठीक है ना। तो क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। इसमें क्या होता है कि ये गंभीर बीमारी है, खाद्य जनित, है ना। क्योंकि आमतौर पर आप देखते होंगे कि जो दूषित खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ बनते हैं दूषित, तो शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन बाटुलिनम विषाक्त पदार्थ के अंतःग्रहण से बनते हैं, है ना। और बाटुलिज्म होते हैं 7 प्रकार के, बताते हैं इसको। A से G तक मान लो, ABCDEFG इस तरीके से, है ना। तो इसका आंसर आपका जाएगा भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपका कि रेडियोधर्मिता एक नाभिक गुण है। तो रेडियोधर्मिता का एक नाभिक गुण है, ये बात सही है। नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो भैया, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम नहीं बनाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बम आपका बनता है किसके सिद्धांत पे? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। नाभिकीय विखंडन के आधार पर बनता है आपका परमाणु बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम नहीं बनता। क्या बनता है? परमाणु बम। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका पहला होगा। ठीक है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो वो है आपके धूल के कण। तो आंसर आपका कौन सा होगा? बी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए संतरा, विटामिन सी, आपको लगता है विटामिन ए संतरा में मिलेगा? आपको बतानी है विटामिन सी, विटामिन नींबू, संतरा, इन सब में मिलता है। ठीक है ना। तो विटामिन ए से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। क्या हो रहा है ये? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारा ये रहेगा, क्योंकि ये नहीं है। विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड मछली का तेल, और विटामिन B6 धान के चोकर। तो ये तीनों आंसर आपका सही जाएगा। क्वेश्चन ये है कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है?
तो इसका आंसर तो ये है मेटा हीमोग्लोबिन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मीथेमोग्लोबिन था, ये मेटी हीमोग्लोबिन लिख रखा ना, मीथेमोग्लोबिन है, तो आंसर इसका बी है। वैसे आप ब्लू बेबी सिंड्रोम को जब आप देखते होगे तो आप देखते हो किसकी कमी से? नाइट्रेट जो मिलता है अधिकता, नाइट्रेट की अधिकता की वजह से। पेयजल में अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, और ये मुख्य रूप से नवजात शिशुओं में होती है, ठीक है ना। क्योंकि नाइट्राइट क्या है? लाल रक्त की कणिकाओं में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है, नाइट्राइट लाल रक्त की कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, उससे अभिक्रिया करके ये बना लेता है मीथेमोग्लोबिन, मीथेमोग्लोबिन, ये वाला मीथेमोग्लोबिन ये बना लेता है, ठीक है ना। मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती, और यह स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाती है। क्या कहलाती है ये स्थिति? ब्लू बेबी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो ये बड़ा सुनते आ रहे हो लगातार आप कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन, है ना। और देखो मॉस भी होता है, लेकिन लाइकेन आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में लगातार सुने हो, तो यूपीपीसीएस ने भी इसे ही माना था। लाइकेन किस किस से मिलकर बनाता है? शैवाल और कवक, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है किसका? तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है आपका, तो आंसर नहीं में जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है। आप अगर देखो तो पृथ्वी पर अगर सबसे प्रचुर मात्रा में जो उपस्थित है वो जैव अणु कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। यह कार्बन और पानी का एक संयोजन होता है, कार्बन और पानी का, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट में आप देखोगे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन तीनों के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी पाया जाता है वैसे, लेकिन नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आया हुआ है। अब ये 2021 में तुमको एज इट इज दिखाई देगा कि रिंगलमेन स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके घनत्व के मापन में किया जाता है? तो वो है धुआं का, ठीक है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण जीवन देता है, मतलब कहना चाह रहा है कि शीत प्रकोष्ठ में जो फल रखे रहते हैं आपके, उनकी उम्र बढ़ जाती है। क्या? उम्र बढ़ जाती है। तो अगर उम्र बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनकी श्वसन दर का ह्रास हो जाता है ना, उनकी श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो शून्य आवेश किस कण पे होता है? तो ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, अल्फ कण, तो इसका आंसर है न्यूट्रिनो, क्योंकि इस पे जो होता है 0v0, ये सूत्र लिखते हैं ना केमिस्ट्री का, तो 0v0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? आपने डाला हुआ खीरे को काटकर नमक डाल के खाने में मज़ा आता है ना, तो वो जो पानी निकलता है उसका वो परासरण के कारण निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि परासरण की क्रिया होती है, और आपको मालूम है कि परासरण की क्रिया में नमक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। कहाँ से? उच्च सांद्रता से। अगला क्वेश्चन है आपका कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? तो फेफड़ों में गैस विनिमय का स्थल जो है आपका अल्वियोलाई। क्या है? अल्वियोलाई, क्योंकि आप देखोगे कि गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में जाती है, और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया में एल्वियोलाई जो हमने आंसर मारा है इसका, एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच ये संपन्न प्रक्रिया होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सा सही सुमेलित। सीधा सीधा अगर आप देखोगे रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम के, दूध का खट्टा होना, दूध में क्या मिलता है भाई? नाइट्रिकम मिलता है क्या? कि लैक्टिकम पढ़ा है आपने उसमें? बताइए। तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको, तो आंसर आपका ये लग जाएगा, बाकी सब मैच कर रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम, क्योंकि मालूम है एलपीजी के कंपोनेंट आपको कौन कौन से? ब्यूटेन और प्रोपेन, तो प्रोपेन नहीं तो ब्यूटेन मार दो, आंसर आपका आ गया, ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? तो रक्त में अगर शर्करा देखी जाती है तो उसको प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। कैसे? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, ओके। सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दृष्टि के लिए जो होता है वो है रेटिनॉल। सामान्य दृष्टि के लिए अगर हमारा चश्मा लगा, लग रहा है विटामिन ए ज़्यादा खानी पड़ा करेगी, मतलब विटामिन ए के पदार्थ जो मिलता है उसमें है, क्योंकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व देता है। भैया जिनके आगे चश्मा लग जाता है, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, वो विटामिन ए
विटामिन ए की कमी, ठीक है ना। चलिए देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मत कहना कि नहीं आया। मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। हमने पहले ही बताया था, अगर सभी कर लेता तो आगे बाहर की चीज़ें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता। शरीर के लिए उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, ये बात सत्य है। तो ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो निम्न में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो ये कांच का जो प्रकार है वो है आपका क्रुक्स कांच। कौन सा? क्रुक्स कांच। और ये एक विशेष प्रकार का कांच होता है, इसमें सेरियम ऑक्साइड होता है और यह सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें आती है उनको काटने में सक्षम होता है, ठीक है। तो धूप का चश्मा बनाने में भी क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? धूप का चश्मा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक कैसा राज्य था? मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, तो ये बात सत्य है। कारण देख रखा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उन सैनिक शक्ति पर निर्भर करती थी, तो बात सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, ये ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट किया गया है। जो कॉपी पेस्ट में ये गड़बड़ हो जाता है लिखने का। मांडी ऐसे नहीं लिखते भाई, मांडी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कौन से राज्य में स्थित है? मांडी, मुजफ्फरनगर, हुलास, बड़गांव, सहारनपुर। तो ये देखने को मिलेंगे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे भाई। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको नहीं खोजना है ना, कौन सा सही नहीं है। तो अगर इसे देखोगे तो जौनपुर राज्य से है, ये आंसर इसका ये है कि ये सही नहीं है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये जो नाम है ये मालवा का नहीं है। कहाँ का नहीं है? मालवा का बिल्कुल नहीं है। ये है आपका जौनपुर का। कहाँ? जौनपुर, ठीक है। बाकी सब मिल रहे हैं। राणा हमीर मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानादेश से, मलिक सरवर ख्वाजा जौनपुर से, ठीक है। सरगी डायनेस्टी रही है तो उसी के ये शासक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला, कौन सी अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो बताइए इनका आंसर कौन सा होगा। तो वो प्रांत था उनका लाहौर। अदालत ए आला की स्थापना उन्होंने कहाँ करी थी? लाहौर में। क्योंकि 4 प्रांत में इनकी सरकार थी उस समय, मतलब राज्य जो फैला हुआ था राजा रंजीत सिंह जी का 4 प्रांत में था। लाहौर में था, कश्मीर में था, मुल्तान में था, पेशावर में था। कहाँ? लाहौर था, कश्मीर था आपका, मुल्तान था और पेशावर था, है ना। तो ये 4 राज्यों में उनकी सरकार थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इनसे आपको समझ में आ रहा होगा कि उनके कभी निर्वाण स्थल पूछ लेता है, तो कभी उनसे संबंधित जो प्रतीक होते हैं वो पूछ लेता है। तो ये जैन धर्म के हैं। किसके? जैन धर्म के। तो इसका आंसर है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें वासु पूज्य सही नहीं है। जो समेत शिखर है ये उससे मैच नहीं करते, ठीक है ना। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। और वासुपूज्य स्वामी का जन्म जो हुआ था वो चंपापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपापुरी। समेत शिखर नहीं, चंपापुरी इससे जुड़ेगा। बाकी ऋषभनाथ का अष्टापद से है और नेमिनाथ का उर्जियंत से है और महावीर पावापुरी। ये सही है एकदम, ठीक है। आगे अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फवादुल फवाद, क्या नाम है इनका? फवादुल फवाद। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप पढ़ चुके हो, है ना। इनको महबूद इलाही के नाम से जाना जाता था। इनकी बातचीत का जो विवरण है, इसका संकलन आखिर किसने किया था? तो ये थे हसन निजामी। कौन? हसन निजामी। ख्वाजा अमीर हसन सल सिजजी, ये बिल्कुल गलत जवाब है। इसका आंसर जो है आपका वो है अमीर हसन सिजजी। कौन? अमीर हसन सिजजी। इन्होंने जो है फवादुल फवाद नाम की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया के निम्न में से किस अधिवेशन ने सामूहिक कार्यचालन के लिए, मतलब सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया था? उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया था। तो ये है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। कब बनाई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो ये है आपका 1784, ठीक है ना, ठीक है। निम्न विदेशी यात्रियों को उनके भारत में आने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, बताइए। तो इसमें से ये जो विलियम हॉकिंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो रिपीटेड हैं, जहांगीर के समय पर आए थे, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। रॉल्फ फिल्च जो है वो अकबर के समय पर आए थे।
सर थॉमस रो, आपको इनका भी पता है, ये भी रिपीटेड है और ये भी जहांगीर के समय आए थे, लेकिन ये विलियम हॉकिंस के बाद आए थे, है ना। इनका अगर टाइम पीरियड 1608 था तो इनका टाइम पीरियड कितना था, है ना, इनका टाइम पीरियड कितना था, इनका 1616 करीब था, है ना। सर थॉमस रो का 1615। और ये निकोलस डाउनटन, ये आपके उसी समय आए थे जब सर थॉमस रो थे, लेकिन एक साल पहले 1614-15 में आप मान सकते हो। तो इस तरीके से आप कौन सा आंसर लगाओगे, आप बताइए। तो 2, 1, 4, 3, कौन सा, 2, क्योंकि ये अकबर के टाइम आए थे, तो 2, 1, 4, ये 4 और 3, ठीक है, आंसर आपका ये जाएगा। विद्युत विभव, क्या, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यह एक अदिश राशि है, बताइए, साइंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, यह एक अदिश राशि है, हाँ जी ये एक अदिश राशि है। क्या यह एक सदिश राशि, अब एक सही होगा एक गलत होगा मेरे भाई यार, एक ही पूछ लेते, इतना सिंपल क्वेश्चन बना दिए तुम। वैसे 50% चांस तो होता है, या तो ये सही है या तो वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखो सातवाहन शासक पूछता ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था, तो दोनों पॉइंट क्या है आपके सही हैं, तो सी 1 और 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का क्रम दे रखा है कि शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, डांडी मार्च, तो इनकी क्रम से बताना, ये क्रोनोलॉजी तो पूछता है। तो आप देखोगे कि शारदा अधिनियम की डेट क्या है आपकी, शारदा अधिनियम की डेट है आपकी 1929, क्या 1929। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, ठीक है, और साइमन कमीशन का गठन आपका 1927 में कर दिया गया था, ठीक। और डांडी मार्च आपको पता ही है 1930, है ना, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, तो 1930। अब आप सेट कर लो इसको, तो 3, 2, 1, 4, है ना, 3, 2, 1, 4। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट, जहाँ सरोजिनी नायडू थी, जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। तो वो थे कौन, वेव मिलर, कौन, वेव मिलर, क्योंकि मई 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धर्सना आंदोलन, जो धर्सना नमक गोदाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया, तो पुलिस कार्रवाई हुई थी। तो उस समय जो उसे कवर किया था वो वेव मिलर ने किया था, ठीक है। चलिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया, है ना। तो ये क्वेश्चन है, आपको कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ इसमें छूट गया है। तो भारत इतिहास के संदर्भ में इन्होंने छोड़ दिया मेन क्वेश्चन टाइपराइटर ने। तो ये है वाईकॉम सत्याग्रह, किसके बारे में पूछ रहे हैं, वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में। किसके बारे में, वाईकॉम सत्याग्रह, वाईकॉम सत्याग्रह। और ये पहले वाईकॉम सत्याग्रह पूछा हुआ है आपका, इसकी चर्चा पहले हमने कर रखी है, ठीक है। तो ये वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में दोनों स्टेटमेंट एकदम सही थे। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था। महात्मा गांधी सत्याग्रह में क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है। वाईकॉम सत्याग्रह आपका 1924-25 में हुआ था और मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने, वाईकॉम आपका क्षेत्र है केरल में, है ना, तो वहाँ से वाईकॉम सत्याग्रह में भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा, कौन सी नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, प्रारंभिक सदस्य नहीं था। भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबीलदास थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, क्योंकि वर्ष 1926 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल आदि ने मिलकर के जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी। इसका उद्देश्य जो था वो भारत में मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित करना था। निम्न में से कौन 1924 का कानपुर षड्यंत्र हुआ था, तो उस मामले में कौन शामिल नहीं था। तो देखो, मुजफ्फर अहमद डांगे शामिल थे, नलिनी सेन गुप्ता शामिल थी, शौकत उस्मानी शामिल थे और M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। जब ये नाम आप देखते हो तो कुछ आपको याद आता है। देखो, नलिनी सेन गुप्ता आपको मालूम है, सरोजिनी नायडू बनी थी 8 जोड़ 2 1925 में, 1933 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी नलिनी सेन गुप्ता ने। ऐसे कुछ प्रीवियस के पॉइंट आते हैं निकल करके, ठीक है। निम्न में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। वो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, बाल गंगाधर तिलक। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। इनके कांधा दिया था शौकत अली, महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने। ये क्वेश्चन पीछे आ रखे हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है।
कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आकस्मिकता निधि से संबंधित है 267, तो उसे बोलते हैं कंटीजेंसी। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मतलब कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आम चुनाव में मतदान देना अगर मौलिक कर्तव्य होता, वैसे बनना चाहिए मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है। वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी अभी कितनी है ये बताओ, मूल संविधान में कितनी थी ये भी बताओ। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा, बताइए। तो ये बात कही है आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि मूल अधिकारों पर संविधान सभा में जो बहस हुई थी उस समय इन्होंने ये बात कही थी कि ये जो मूल अधिकार हम दे रहे हैं ये हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ठीक है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी। अब ये मत कहना कि पहली बार पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। तो इसके द्वारा ये एज होगी। एक और बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तब ये इलेक्शन के बारे में पूछा था क्योंकि 1988 का है ये प्रावधान। ठीक है। इसके बाद 1989 में इलेक्शन हुए थे, तो पहली बार जब ये प्रावधान लागू हुआ उसके बाद पहला इलेक्शन जो पड़ा था वो 1989 का पड़ा था। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ये इधर दे रखे हैं आपके मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ वाला ऑप्शन ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये कौन सा है, कनाडा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ हैं, कनाडा में, तो वहाँ से हमने ली हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है ये बताना, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। अच्छा, दे ही रखा है, नहीं दे रखा फिर भी बताना पड़ेगा आपको। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है वो किसकी समीक्षा करती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। किसकी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया सकता। तो राज्यसभा में कोई अधिकार नहीं होते किस विधेयक पे, तो धन विधेयक से क्वेश्चन बहुत पूछता है। आर्टिकल 109, आर्टिकल 110 आते रहते हैं, है ना। आर्टिकल 109 तो इस बार यूपीएससी के उसमें भी था ऑप्शन में। तो धन विधेयक को ढंग से करो, ये लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में तो सिर्फ 14 दिन रोक सकती है उसको। इस पे क्वेश्चन रिपीटेशन में इधर उधर से आते रहते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है, शून्यकाल का मतलब 0 आवर। 0 आवर मतलब 12 बजे के बाद 0 आवर होता है, 1 तो बाद में बजता है, उससे पहले 0 बजे होते हैं। तो ये प्रश्नकाल की पूर्व काल का है कि प्रश्नकाल के ठीक पश्चात, तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल है ये। 11 से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर रहता है, उसके बाद 0 आवर। और ये भारत की देन है, ये किसी से हमने लिया नहीं है। निम्न पर विचार कीजिए, कर लेंगे। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन और 42वां, ये इनका क्रोनोलॉजी बताना है। तो गोलकनाथवाद आपका मालूम है 1967 का है, 1967 का। उसके बाद आपका आया तो 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब एक के बाद 2 3, क्योंकि वो 1971 का है। केशवानंद भारती आया आपका 1973 में, और 42वां संविधान संशोधन आया आपका 1976 में। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो 1 3 2 4 ये वाला। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। कौन सा शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, बताओ। तो इसका आंसर आपको क्लियर कट मालूम है, संघीय शब्द हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी रहती है। नहीं भाई साहब, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। जब एक गलत हो गया तो भैया एक गलत करके 8 सही कर लेंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। बिल्कुल, मंत्री क्या प्रधानमंत्री बना दो तुम, हम बने भी हैं। सबसे पहले राज्यसभा से कौन प्रधानमंत्री बना था ये बताना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, कैसे बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन किसके कहने पे, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने से संबंधित प्रावधान करता है। कौन सा, आर्टिकल 317, ठीक है ना। चलिए, नीचे दिए गए तथ्य हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, क्या बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, रमा देवी, क्या बात सत्य है।
तो रमा देवी भी हमारी सही हैं और एक और दो आपके दोनों ठीक है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? तो अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ के चले गए हैं। इस अंदाज में हमारे बोलने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब राज्य दे रखे हैं और सीटें दे रखी हैं। आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन रिपीट का है कि नहीं है। गुजरात और कर्नाटक तो रिपीट में थे, राजस्थान और पंजाबी तो नहीं है। और ये हमने आपको बताया था इस तरीके से पॉइंट बना करके कि आप 4 तरीके से ऐसे कोने बना लें और याद कर लें उसको, है ना। और हमने करा भी था, केरल से शुरू किया था तो 9, 10, 11 गुजरात में और 12 इधर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 12 कर्नाटक में, 11 गुजरात में, मिला दो। गुजरात की 11 सीट मिला दोगे, कर्नाटक की 12 सीट मिला दोगे। बी का 3, सी का 4। बी का 3 2 लोग मिल रहे हैं तो कम से कम बाय बाय टाटा यहाँ कर चुके आप। सी का 4 मिल रहे हैं तो अब इसमें कुछ खतरनाक चीज़ें। अब राजस्थान बड़ा है या पंजाब? तो राजस्थान में 10 सीटें और पंजाब में 7 सीटें, है ना। कैसे करोगे? राजस्थान में तो पंजाब में 7 सीटें और राजस्थान में कितनी सीटें आपकी? 10 सीटें। ये यहाँ मिल जाएगा आपका और पंजाब का आपका 7 सीटों से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन मिल गया। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से इतनी तो हेल्प हो ही जाती है। ये दोनों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार रखिए। अब ये इसमें हम ना बताएंगे, हम पहले बता चुके हैं आपको एक ट्रिक बैक्स, ठीक है ना। उनकी डेट भी आपको याद होगी, 57, 77, है ना। इस तरीके से बताई थी कि नहीं। तो बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवी के राव, LM सिंह भी, और थुंगन बाद में आई जाते हैं हमारे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल करेगा, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं पूछा है। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, ये सही है एकदम। और ये देखो पहले प्रीवियस में आ रखा है, 2020 वाले में उठा के देख लो, वहाँ इन्होंने आर्टिकल 48 से मिलवा दिया था इसको। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक कार्य, आर्थिक हितों में वृद्धि, है ना, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये है, ये 43B में आएगा। कहाँ आएगा? 43B में, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत बहुत होती है क्योंकि यही मामला गड़बड़ हो जाता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, बात सकते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण विषयों में सूचित करता है। तो दोनों पॉइंट हमारे एकदम सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, बता देना आप। क्योंकि कारण पूछ रहा है, क्योंकि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो बताइए, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है? ना भाई, ये गलत है। जब ये गलत हो गया तो आंसर तो हमारा डी चला जाएगा कि ये गलत, किंतु आर सही। तो आर कह रहा है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। नियुक्ति करते हैं पर सदस्य की योग्यताओं का निर्धारण नहीं है। वित्त आयोग अधिनियम आया था 1951 में, उसमें ही दे रखा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, उनका वेतन, शक्तियाँ, इनको परिभाषित वहाँ किया गया था, ठीक है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े में निम्न में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है? तो इसे जारी करता है आपका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ठीक है ना। तो ये WPI, थोक मूल्य सूचकांक, होल प्राइस इंडेक्स, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नीचे है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। करना तो पड़ता है भाई साहब, क्योंकि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। तो ये बात आपकी सही है, कारण कथन को संतुष्ट कर रहा है। निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक कौन सा नहीं है इसमें बताइए? पूंजी का संचय व तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीकीविद एवं नौकरशाह। तो इसके अनुसार आप बता सकते हो कि तकनीकीविद एवं नौकरशाह ये वाला हमारे आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, बाकी पूंजी का संचयन ये है, जनसंख्या में परिवर्तन है, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन ये है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पहले देख रखा है आपने दादाभाई नौरोजी। अब इस बार पूछ लिया कि किस सन में ये आई थी, प्रकाशित कब हुई थी, पूछ लिया, 1901 में।
निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? बताइए कौन था प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी, कौन? केसी नियोगी को अध्यक्ष बनाया गया था। अब 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर में बताना आप, ठीक है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। पूंजी निर्माण प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संसाधनों की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है। बिल्कुल है, पूंजी निर्माण तो तभी होगा जब निवेश करोगे आप, तो इसका मतलब दोनों सही है। सेंसेक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रचलित सूचकांक BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां इसका मापन करती हैं? ये क्वेश्चन हमने पूछा था प्रीवियस में, तब वहाँ 25 थी, तब करंट में हमने आंसर पूछा था, तो हमें को जो है आपने कमेंट में बताया भी था कि 30 कंपनियाँ। तो ये देख लो, लॉट फिर करके आ गए ना। फिर ऐसे ही चलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से इनसाइट जनरेट हो जाती है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। भारत का वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश करना, ठीक है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को संदर्भित करती है। तो शीर्षक मतलब होता है हेडलाइन स्फीति, बस शीर्षक लिख दिया तो ये मत समझना, उसको बोलते हैं आप हेडलाइन मुद्रास्फीति, ठीक है ना। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो यह है आपका ऑप्शन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड में वर्ष दर वर्ष। तो आप देखोगे सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, ठीक है। 2019-20 में निम्नलिखित में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 19-20 का है तो ये करंट का जा रहा है, लेकिन फिर भी आप आइडिया लगाओ कि इस तरीके से आपको देखना है जब करंट पढ़नी होगी तो किसका व्यापार के साथ हमारा अधिक रहा। लौंग निम्न में से किसका? अब लौंग दोबारा से पूछ लिया, साइंस का क्वेश्चन है लेकिन दोबारा पूछा हुआ है। ये फूल कली सूखे हुए फूल होते हैं, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है। आप कहोगे यार सारे क्वेश्चन रिपीट है, होते हैं, अब हम क्या करें, होते हैं तो होते हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, आप करके देख लो, वरना हम तो फिर भी आपको 2013 से करा रहे हैं, आप करो और पहले के क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन न मिल जाए तो कहना। इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है इको मार्क? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सम से कम था? कितना था? अरुणाचल प्रदेश का था, कितना था? 17, बताना है इसका का सबसे कम। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कितनी बार आएगा भैया? आता रहो, 16 सितंबर। जन्म दर के संदर्भ में निम्न कथनों को देखना है हमें। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है, देखा गया है, क्योंकि लोग पढ़ते लिखते हैं थोड़ा सा तो बच्चे कम होते हैं। उच्च साक्षरता दर का निम्न जरूरत से सीधा संबंध है, ये बात भी सत्य है, तो दोनों पॉइंट एकदम से सही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन चाहिए? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को, अरे ये तो पूरा लिखा ही नहीं है। वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर कितनी है? 2.7 प्रति हज़ार। तो करंट का क्वेश्चन मान लो तुम, इसको 2021 के उससे पूछ रहा है, बाकी देख लेना इसको डिटेल में। हालांकि इस पर मेंस का क्वेश्चन करा रखा है हमने, क्या करा रखा है? मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसकी जो टारगेट रखे थे 2026 का अलग टारगेट था और 2030 तक का अलग टारगेट था, ठीक है, वो ढंग से देख लेना आपसे। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो नगरीकरण जब वक्र होता है तो उस अवस्था में जो द्वितीय अवस्था होती है उसे त्वरित अवस्था कहा जाता है, ठीक है। फैक्चुअल और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है 1986, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। सामाजिक विकास की 3 अवस्था, ठीक है जी, का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक विकास की जो 3 अवस्थाएं दी हैं उन सिद्धांत को प्रतिपादित किया अगस्त कॉम्टे ने। किसने? अगस्त। और जो इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी सामाजिक विकास की, उसमें धार्मिक चरण लिया था पहला, फिर आध्यात्मिक चरण लिया, फिर सकारात्मक चरण लिया था। तो ये इनकी एक पुस्तक थी द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, उसमें इन्होंने इस बात को बताया था। निम्न में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ग्रामीण समुदाय का तत्व बताओ, इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बताओगे कि ग्रामीण समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है इसमें से। क्या हम की भावना है कि सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता? बताओ कौन सा नहीं है, इस पर फोकस करना है और आंसर देना है। 78 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो जो टापा कपड़ा बनाया जाता है वो सहतूत परिवार के पौधों की जो आंतरिक छाल है उसका उपयोग किया जाता है उसमें, और सहतूत परिवार को बोलते हैं क्या? मोरेसी। ये सहतूत परिवार से,
तो टापा कपड़ा कहाँ से बनता है? शहतूत परिवार के पौधों की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है और शहतूत परिवार को बोलते हैं मोरेसी। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। अरे करते हैं मेरे भाई। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बात सत्य है। ए गलत है तो किंतु आर सत्य हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो प्रथम नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो आपका किया गया था कहाँ? मद्रास में। ठीक है। एक अनवीनीकृत मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये पूछ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है ये पूछ रहा है, तो क्या होगा आपको? वायु ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, ये पढ़ रखा है। पेट्रोलियम ये नहीं है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, कब हुई थी कार्बन क्रेडिट की अवधारणा? बताइए। तो जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो उत्पन्न हुई थी वो क्योटो प्रोटोकॉल में हुई थी। और आपको मालूम है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो मतलब जापान का एक देश है, तो 1997 में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, है ना, तो कार्बन क्रेडिट प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। और कार्बन टैक्स है, आपको मालूम है कार्बन टैक्स का प्रथम देश जो है लागू करने वाला फिनलैंड है। कौन सा? फिनलैंड। 1996 में लागू किया गया। डेविड विल्सन ने नाम दिया था कार्बन टैक्स को डेविड विल्सन ने प्रपोज किया था। तो फिलहाल इसका आंसर ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट को प्रस्तावित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? यूपी को कोई क्रॉस कर पाएगा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? मतलब कैरेबियन सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है? बताइए। ग्रेनेडा, मोंटासेराट, मडीरा, एंगुइला। तो मदीरा जो नाम दे रखा है ना, मडीरा तो पुर्तगाल के स्वायत्त क्षेत्र है। ये पुर्तगाल का क्या है? स्वायत्त क्षेत्र है। ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है मडीरा। तो ये कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है। बाकी जो आप देख रहे हो ग्रेनेडा, मोंटेसेराट, ये आपको जो दिख रहे हैं ये आपको मिलेंगे कैरिबियन सागर में। ठीक है। तो मडीरा नहीं है। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कभी दोबारा कहीं पूछ ले, बाकी तो ये करंट में अपडेशन में आया होगा, चर्चित होगा इसलिए पूछ लिया, बाकी फिर भी याद रखना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? किसका? कोको से बनती है चॉकलेट। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है लातविया, लिथुआनिया, है ना, ईलाली से याद करते हैं, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो लातविया है इसका आंसर कि ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, ये तीनों के तीनों कोको उत्पादक देश हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोको बीन्स का जो उत्पादन है वो कोकोआ वृक्ष से किया जाता है और इसे सुखा करके चॉकलेट बनाया जाता है, जो चॉकलेट आप खाते हो, है ना। इसका इस्तेमाल, इसका तेल भी निकाला जाता है, उसका त्वचा बालों में लगाने, खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपका पश्चिमी विक्षोभ। तो नॉर्थ वेस्ट में जो भाग में बारिश होती है सर्दियों के समय पे, तो पश्चिमी विक्षोभ उसका एक कारण है। अब कुछ खनिज अन्वेषण अभिकरण दे रखे हैं और उनके मुख्यालय आपको सामने दे रखे हैं जो आपको मैच करने हैं। तो पहला उठा के देखो आप कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये है आपका नई दिल्ली, मतलब फोर्थ से मिलेगा। जैसे ही आपने नई दिल्ली खोज लिया कि तेल व खनिज अन्वेषण नई दिल्ली में, तो आंसर पे तो आप पहुंच चुके हैं। बाकी आपको बाकी भी देखना है। तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये निगम लिमिटेड आपको नागपुर में मिलेगा। कहाँ पर? नागपुर में, क्योंकि यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो ये हैदराबाद में है। और बाकी एक बचा मुख्यालय भुवनेश्वर, तो ये राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी आपको मिलेगी जिसका हेडक्वार्टर है वो है भुवनेश्वर में। ये चारों याद कर लेना, क्योंकि पेपर ये 2021 का है, 2-3 साल के रिपीटेशन के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप याद कर लेना, कहीं पता चले कि इसमें से ऑप्शन में से कोई यार आ जाए। ठीक है। सुकोत्रा द्वीप, कौन सा? सुकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो सुकोत्रा द्वीप यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। देखो अरब सागर में तो स्थित है बट ओमान का नहीं है, यमन का है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया, ये सही है। ठीक है। निम्न में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट पर पूछ रहे हैं, और सबसे बड़ी वो भी लैगून झील कौन सी है? तो कौन सी झील है? चिल्का,
ठीक है ना। तो चिल्का झील जो है आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील। चलिए, कौन सा सही नहीं है? संस्थान दे रखे हैं नाम और इनकी अवस्थिति दे रखी है, तो बताएं कौन सा सही नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी संशोधन आपको नैरोबी में मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपको भोपाल में मिलेगा ही, है ना। और केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका बांदा में मिलेगा, तो ये बांदा में नहीं है, ये है आपका झांसी में। कहाँ पर? झांसी में, ठीक है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है? झांसी में, ना कि बांदा में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान आपका नई दिल्ली में। तो ये चारों ऑप्शन आप याद कर लेना, फिर से ये आपको रिपीटेशन में मिल जाएंगे। ज्योग्राफी क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, एज इट इज नहीं मिलेगा तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुर सरोवर तो है आपका, कहाँ पर है सुर सरोवर? आगरा में। समसपुर रायबरेली, सुरसई इटावा, सरसई इटावा में है। सुरीसर मानसर झील ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो यही आपका ऑप्शन होगा डी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, एकदम सही है। चचई प्रपात बिहड़ नदी पर है, सही है। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर, सही है। बूढ़ा घांग प्रपात कांची नदी पर है। अब जब सभी सही है तो कोई तो गलत होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कांची नदी पे नहीं है, वो है आपका बूढ़ा नदी पर ही है। कौन सी नदी पर ही है? बूढ़ा घांग प्रपात आपका बूढ़ा नदी पर ही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही थे। बूढ़ा घाघ प्रपात आपका बूढ़ा नदी पर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ज्वालामुखी दे रखे हैं और कुछ उधर देशों के नाम दे रखे हैं। देखो, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से आपको इंसाइट मिलेगी। माउंट एटना आप पहले से दे रखे हो, इटली में है, तो बी का 1 देख लीजिए पहले। तो बी का 1 जैसे ही मिलेगा तो आंसर पे तो आप पहुंच चुके हो। माउंट रेनर कहाँ पर है फिर आपका? तो ये यूएसए में मैच कर रहा है। सी का 2 है माउंट पेरिकुटिन, मैक्सिको, ये भी आ रखा है प्रीवियस में, देख लो। माउंट एपो, एक बचा तो फिलीपींस, है ना, तो उसका आंसर फिलीपींस जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन, अजय, जलांकी, जोंक। ये 4 नदियां एकदम ऐसी दे रखी हैं, नई नई नदियां हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़े टिपिकल हो जाते हैं जो नाम हमने पहले से नहीं सुन रखे होंगे। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अब कर लोगे, 2021 का ये पेपर हम कर रहे हैं, अब 2024 में पता चला कि क्वेश्चन एक आध रिपीट होगा, मिलेंगे तो सही। तो इसमें जोंक नदी आपकी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जोंक नदी आपकी महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की। बाकी ये सब भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। नोबी और कांतो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित हैं? कौन से? नोबी और कांतो। तो नोबी और कांतो मैदान हैं आपके जापान में, ठीक है ना। तो ये मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? जापान। जापान 4 भागों में बटा हुआ है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू के क्रम भी पूछ लेता है इसका। आरो वगैरह में भी क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं। कहाँ होंगे? सिलेबस तो वही है यार, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? कहाँ? काला सागर के तट पर, क्योंकि अवस्थिति से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो, इजराइल वाला जो क्षेत्र है वो, रसिया यूक्रेन वाला क्षेत्र है वो, ईरान के आसपास वाला क्षेत्र है वो, मैपिंग पे क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं एरिया से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यही करंट टॉपिक, हॉट टॉपिक। तो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है कौन सा? सीरिया काला सागर के तट पर नहीं है, ये आपको मिल जाएंगे। टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। जैम मंडल दे रखे हैं, उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो बताइए, आपको नहीं पता कि नंदा देवी पहले से पूछ रखा है, उत्तराखंड में है। आपको नहीं पता कि नौकरेक मेघालय में पहले से पूछ रखा है। तो सी का 1 से मिलाओ, डी का 2 से मिलाओ। सी का 1 से मिलाया तो कहोगे आंसर पे तो हम पहले ही पहुंच गए थे। डी का 2 से मिला के कन्फर्मेशन पक्का कर लिया आपने, है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, तो सारे तो पहले आ रखे हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा में, कहाँ? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? ये इंडोनेशिया के द्वीप समूह हैं, उनका पश्चिम से आपको कहाँ लगाना है? पूर्व की दिशा में। तो SJBL। ऐसे हर चीज़ का निमोनिक्स बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बन जाता है। सुमात्रा, जावा, बाली, लैम्बोक। हालांकि जब मैप देखोगे तो याद हो जाते हैं, मैप देख करके ही करना चाहिए मैपिंग के क्वेश्चन सारे। तो सुमात्रा, जावी, बाली, लैम्बोक।
भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। दोबारा क्वेश्चन आ गया ये चिल्का, हमने वहाँ भी लेगून झील पूछी थी सबसे बड़ी, तो लेगून भी यही है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील याद कर लो, चिल्का झील हो गया। 2 आंसर तो उसी से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है? मेकांग जो नदी है उसका उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है, बताइए। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, जो डेल्टा है उसका दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि तिब्बत पठार से हुआ है, पर दूसरा ऑप्शन आपका गलत जा रहा है, ठीक है। तो वो है आंसर आपका 1, दूसरा गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्रवाहित होकर के दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, ठीक है, और ये चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर बहती है, ठीक है। म्यांमार और चीन के देशों के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है मेकांग नदी। सूची 1, सूची 2, कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है? नागालैंड सरामती चोटी, फिर से पूछ लिया गया है भाई साहब। जैसे ही सी का 2 मिलाया आंसर पे तो हम पहुँच चुके। तमिलनाडु, ए का 4 डोडा बेटा, ठीक है, बी का 3 राजस्थान में गुरु शिखर, और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? एनवायरनमेंट तो पूरा डिट्टो कॉपी के पेस्ट आ जाता है, कुछ करंट में कुछ चीज़ें नहीं होंगी उन्हें पढ़ लो, बाकी तो सब प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मार दो। स्थानीय पवनों के नाम दे रखे हैं और उनका स्थान दे रखा है, कौन सी पवन कहाँ बहती है ये बताना है। तो 3 सही है, 1 गलत है। ब्रिक फोल्डर ऑस्ट्रेलिया में एकदम सही है ना। लेवेस स्पेन में है, एकदम सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, एकदम सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ये अमेरिका को उठा करके यहाँ लगाया जाए, तो ये तीनों ठीक है। लेवेश स्पेन, ब्रिक फोल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। सामल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रिया, तो यही गलत है। सामल जो है ऑस्ट्रिया में नहीं है, क्योंकि सामल जो है इराक, ईरान, अरब प्रायद्वीप में बहती है, और ये गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा होती है सामल, ठीक है। और भी स्थानीय पवनों के नाम याद करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो जो आ रखी हैं उनके, ठीक है ना, क्योंकि वो लौट फिर के आती हैं, ऑप्शन में एक आध मिल जाता है तो सही हो जाती है। कौन सा सही नहीं है? अब स्थान दे रखे हैं, जनजाति दे रखे हैं। क्वेश्चन देख रहे हो ज्योग्राफी के किस टाइप से बनते हैं। जनजाति दे रखी है, किस स्थान पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, अब ये क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो बताइए, तो क्या अलास्का में कोरियाक जनजाति पाई जाती है? क्या बोर्नियो में पुनान पाई जाती है? क्या अरबस्तुर में रोवाला पाई जाती है? स्वीडन फिनलैंड में लेप्स जनजाति पाई जाती है? तो सारे सही हैं, मतलब अलास्का को छोड़ के। ये कोरियाक जनजाति आपकी पाई जाती है कहाँ? रसिया में। कहाँ पर? रसिया, तो ना कि अलास्का में। एक टाइम पे कह सकते थे जब रसिया का पार्ट हुआ करता था, पर ये अलास्का अब किसका भाग है? यूएसए का, ठीक है। तो कोरियाक जनजाति मिलती है रसिया में, बाकी पुनान, बोर्नियो ठीक है, रोवाला, अरबस्तुर ठीक है, स्वीडन फिनलैंड में लेप्स, ये भी ठीक है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलो सुन लिया, मान लिया, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गढ़ है। बात एकदम सही है और करेक्ट है। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? करंट का क्वेश्चन है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस स्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? अब तो ये दोबारा क्वेश्चन आपको मिलने के नहीं है, करंट से रिलेटेड है। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे, अगर इसको हम देख लेते हैं, चलो। तो वाणी जो आई थी उसी समय आई थी, ये भी करंट का ही मानोगे क्वेश्चन, फिर भी आंसर देख लेते हैं। वाणी योजना, क्योंकि योजना तो पूछ लेता है कभी कभी लौट फिर के, बहुत पुरानी भी। तो प्रधानमंत्री जो वाणी योजना है उसका संबंध है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई से संबंधित, है ना। तो वाणी को जब इंग्लिश में देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये उसी से जा रहा है, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किन संस्था को प्रदान किया गया? द क्लॉक इज टिकिंग निम्न में से किस दिवस की थीम है? इसकी ये क्वेश्चन है, आप इनसे ये अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा करंट के भी, आप देख पा रहे हो। तो ये सारे के सारे 2021 की जो रहे हैं दिवस, उनकी थीम पूछ ली उसमें से। तो 2021 में क्वेश्चन था, अब 2024 में हम देंगे, तो 2024 में 24 वाला देख लेंगे। 27 एवं 28 जुलाई 2021, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा दिया, उसको मैं करंट के क्वेश्चन निकाल दिया आगे। ये पूछा है कि कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के बजट 2021 में शामिल की गई है। तो आप देखोगे कि अब 2024-25 का जो बजट आया था यूपी का, आप उस बजट में देखिए कौन कौन सी योजना शामिल है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, हमको बस इतनी इंसाइट जनरेट करनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? और करंट नया जिला बना था, हापुड़, बुलंदशहर से कट करके बनाया गया था इसको, तो सबसे छोटा जिला यही है यूपी का। तो ये फ्लाई ऐश का प्रदूषण किससे होता है बताइए?
ताप विद्युत संयंत्र से, ठीक है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थिति इकाई के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। सिंगरौली आपको मालूम नहीं है कहाँ पर है? सिंगरौली सोनभद्र तो यूपी, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य तो होगा नहीं। ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये बात मान लेते हैं हम इसकी, ठीक है। तो आयोग दे रखे हैं, समिति की सिफारिश पर भारतीय अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो सरकारी आयोग की। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताने को बता दो इसका आंसर, पर जब करंट का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका आंसर वैसे आपका जाएगा राजस्थान। ये क्वेश्चन आप जीएसटी का तो बता दोगे, बाकी ये 102, 101, 103, 104 बाकी आंसर आप जीएसटी का नियमों का कार्यान्वयन दे रखा है। बाकी किससे रिलेटेड है ये बताना है, और आगे 105 तक अगर आ रखे हैं तो वो भी बताना है आपको। सारे संविधान संशोधन ये करंट के ये कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया आपका कि कौन सा राज्य का कब गठन हुआ, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देख लेने चाहिए, है ना, क्योंकि करंट में भी आप देखोगे तो उनका बताएंगे कि स्थापना दिवस अभी कौन से स्टेट ने बनाया, 30 मई को किसने बनाया, 2 जून को किसने बनाया, 1 नवंबर को किसने बनाया। तो जैसे गोवा है, गोवा का जो स्थापना दिवस है 30 मई 1987, तेलंगाना का 2014 में, झारखंड का 2000 में, और हरियाणा का आपका सबसे पहले 1966 इसके हिसाब से। तो आप देखोगे कि हरियाणा, उसके बाद आपका गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। तो तेलंगाना को सबसे लास्ट में रखने लगे, ये आंसर आपका बन जाएगा। अब जब आपको मालूम है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको राज्यों की गठन का वर्ष पता रहना चाहिए, ठीक है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण इनमें से किसने किया था, बताइए? तो इसका आंसर आपका जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अब ये क्वेश्चन तो आप याद रख सकते हो, कभी दोबारा पूछ ले। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, क्योंकि ये विविध क्वेश्चन है। 3 दिसंबर 1967 को विश्व का प्रथम मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, ठीक है। सुगम्य भारत अभियान संबंध किससे है, बताइए? तो ये है आपका दिव्यांग व्यक्तियों से, सुगम भारत अभियान। अब कोई भी योजना, जो भी अभियान चलता है, अगर वो पुराना भी है और करंट में उसकी जिक्र दोबारा से कर ली गई है तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति, कौन सी समिति? पीसी होता, किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा 2004 में पीसी होता समिति बनाई गई थी। 3 फरवरी 2004 को यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे पीसी होता, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अब ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये आपको फिर से देखना है अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि श्रम संबंधी अधिनियम है, अब लागू भी कर दिए गए हैं 4 अधिनियम, और वो कानून वाला न्यायपालिका वाला भी देखना है ना, जो सीआरपीसी को हटा करके बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, उस टाइप में भी देखना। तो ये भी क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी और उसके द्वारा प्रचलित अनुसंधान है? भारती और मैत्री, गंगोत्री भी है लेकिन बंद हो गया वो। अब ये कुछ राग माला दे रखी हैं, कुछ किताबों के नाम दे रखे हैं, ये इनके रचयिताओं के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मिलाना है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे, जो कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जो पहले भी आ रखे हैं, तो उस ऑप्शन से थोड़ा बहुत मैच कर, जैसे राग विबोध आपको मिलेगा, क्योंकि राग विबोध हमने कर रखा है सोमनाथ से, और पहले किया हुआ है ये, तो राग विबोध सोमनाथ से जब मिला होगा तो सी का 1 से मिल जाएगा, और सी का 1 से मिलते ही आपका आंसर मिल जाएगा, देख लो। तो एक ऑप्शन एक अगर आपको मालूम है तो उससे भी हेल्प होती है बहुत सारी, और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हम कर रखे हैं। रागमाला का आपको अब आप मिला लोगे इसको, क्यों रागमाला का पुंडरीक से विट्ठल से मिल जाएगा, और आपका रस कौमुदी आपका 4 श्रीकंठ से मिलेगा। बाकी एक बचा 2 चतुर्दंडी प्रकाशिका, तो वो वेंकटरमन से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे होगे कि आरओ में भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है ये योजनाओं की और इनकी डेट, तो इसका आंसर आप मैच करके हमें बताओगे कि क्या ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ तो है ना जो मिले हुए हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 137। तो यहीं समाप्त करते हैं वीडियो। आज 1 घंटे से पहले ख़त्म करने की कोशिश करी थी, वो इसलिए गई क्योंकि बीच बीच में पॉज कर लिया था इसको मैंने, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, और स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त लग गया हमारा। कल देखते हैं क्या दिन बीतेगा हमारा 15 अगस्त पे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।